नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। राम मंदिर के उद्घाटन से पहले पीएम मोदी का आज ऐतिहासिक अयोध्या दौरा। पीएम ने कहा, 22 जनवरी के लिए देशवासियों की तरह मैं भी हूं बहुत उत्सुक। मनाए पूरे देश में दिवाली। पीएम ने सभी से श्री राम ज्योति जलाने का किया अनुरोध। रामनगरी को पीएम मोदी ने दी 16,000 करोड़ की सौगात। पीएम मोदी ने अयोध्या धाम जंक्शन का किया उद्घाटन। 6 नई वंदे भारत और 2 अमृत भारत ट्रेन को भी दिखाई हरी झंडी। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट का भी किया उद्घाटन। जेडीयू अध्यक्ष बनते ही एक्शन मोड में आए नीतीश कुमार। जेडीयू नेताओं के साथ दिल्ली में की मीटिंग। नीतीश जाति जनगणना के लिए करेंगे राज्यों का दौरा। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर सस्पेंस बरकरार। बंगाल, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में नहीं बन रही बात। ममता दीदी ने दिखाया कांग्रेस लेफ्ट को ठेंगा। शिवसेना के भी तेवर बदले। 10 दिनों की विपश्यना के बाद दिल्ली वापस लौटे सीएम अरविंद केजरीवाल। कहा, साधना से मिलती है शांति। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात राममय मोदीमय अयोध्या की। अयोध्या में बनकर तैयार हो रहे भव्य राम मंदिर के उद्घाटन से पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या के दौरे पर पहुंचे। अयोध्या में पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। पीएम मोदी को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। कड़ी सुरक्षा के बीच पीएम मोदी का ये दौरा काफी खास था। इस मौके पर पीएम मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए कई बड़ी बड़ी बातें कही। पीएम मोदी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि देश के सभी 140 करोड़ देशवासी 22 जनवरी 2024 को जब अयोध्या में प्रभु विराजमान हो तब अपने घरों में श्री राम ज्योति जलाएं, दिवाली मनाएं। 22 जनवरी 2024 की शाम पूरे हिंदुस्तान में जगमग होनी चाहिए। पीएम मोदी ने कहा, आज पूरी दुनिया उत्सुकता के साथ 22 जनवरी के ऐतिहासिक क्षण का इंतजार कर रही है। मैं भी आपकी तरह ही उत्सुक हूँ। पीएम मोदी ने 22 जनवरी के कार्यक्रम को लेकर देशवासियों से विशेष आग्रह भी किया। उन्होंने कहा, 22 जनवरी को एक बार विधि पूर्वक कार्यक्रम हो जाने के बाद यानी 23 जनवरी के बाद अयोध्या आए। 22 जनवरी को अयोध्या आने का मन न बनाए। प्रभु राम जी को तकलीफ हो ऐसा हम राम भक्त कभी नहीं कर सकते। 550 साल इंतजार किया है, थोड़े दिन और इंतजार कर लीजिए। लेकिन सवाल वही है कि इंतजार तो खत्म हो ही रहा है। देखिए, आज एक तस्वीर आई और उसने सारी कहानी बयां कर दी। पूरी दुनिया में ट्विटर में वो वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है कि बाबरी मस्जिद की तरफ से जो मेन पिटिशनर इकबाल अंसारी आज प्रधानमंत्री के स्वागत में लता मंगेशकर चौक पे खड़ा था और वो प्रधानमंत्री के ऊपर फूल बरसा रहा था। मतलब मिशन अकम्प्लिश्ड। जब आपका मेन पिटिशनर प्रधानमंत्री के स्वागत में खड़ा है तब तो ये जो तमाम विपक्षी पार्टियां, ये सारे लोग, ये जो एक राजनीतिक एंगल से इस चीज को देखना चाह रहे थे वो पूरी तरीके से झूठे करार दिए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने तो आज गजब कर दिया, गजब कर दिया। जिस तरीके से उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को अयोध्या में लाकर के घेर के खड़ा कर दिया, ये अपने आप में काबिल तारीफ है। किस तरीके से उन्होंने तमिलनाडु के बारे में, केरल के बारे में, साउथ इंडियन स्टेट्स के बारे में, अब आप देखिए महाराष्ट्र लता मंगेशकर चौक, किसे इस बात को लेकर के गर्व नहीं होगा कि लता मंगेशकर का नाम अजर अमर हो गया। आपने देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने वहां लोगों से अपील की और ये जो तमाम राम विरोधी, मंदिर विरोधी गैंग है, वामपंथियों का, कांग्रेसियों का, ये लेफ्ट लिबरल कबाल का, उनको 22 जनवरी को अपने घर से बाहर निकल के देखना चाहिए।
क्योंकि प्रभु श्री राम जब वापस अयोध्या लौटे थे तो हम दिवाली मनाते हैं। इस बार 22 तारीख को वापस पुनः अपने स्थान पे जा रहे हैं। पूरे देश में दिवाली मनाई जाएगी और जिनको छाती पीटना है वो छाती पीटते रहें। जी, तो भगवान राम की नगरी अयोध्या में जहां एक और भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, तो दूसरी ओर अयोध्या का विकास भी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आज पीएम मोदी ने अयोध्या को करीब 16,000 करोड़ की सौगात दी। पीएम ने 2 अमृत भारत और 6 नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। अयोध्या में 4 नव पुनर्विकसित चौड़ी और सौंदर्यीकरण सड़कें, रामपथ, भक्तिपथ, धर्मपथ और श्री राम जन्मभूमि पथ का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने इंटरनेशनल वाल्मीकि एयरपोर्ट का भी उद्घाटन किया। साथ ही पुनः विकसित अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का भी पीएम ने आज उद्घाटन किया। 16,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कैसे बदल रहा है रामनगरी। ये तो शुरुआत है। ये तो अभी तो बस ट्रेलर है अयोध्या में जो ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। अयोध्या एक वर्ल्ड क्लास सिटी में तब्दील होगी। 85,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट का प्लान है अगले 10 सालों में, और इसको अलग अलग मास्टर प्लान तैयार है, विजन डॉक्यूमेंट तैयार है, उसको सिर्फ जमीन पे लागू करने की आवश्यकता है। और प्रधानमंत्री मोदी, भारतीय जनता पार्टी, चीफ मिनिस्टर योगी, अगर ये लोग लगातार रहे तो अयोध्या किसी रोम या मक्का से कम इंपॉर्टेंट शहर नहीं होगा। पूरे विश्व में इसका नाम जगमगाएगा। अभी तो सिर्फ शुरुआत है, और ये जवाब है उन लोगों का वो जो नेसेयर है। क्या अयोध्या में क्या तब्दीली हो जाएगी, क्या मंदिर बनने से रोजगार मिलेगा, क्या ये होगा, क्या वो होगा, तमाम तरह के जो सवाल उठाने वाले वो पत्रकार, इनको अपने पुराने वीडियोस देखने चाहिए कि किस तरह की बेतुकी बातें करते थे। अयोध्या में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ये प्रधानमंत्री मोदी के दिमाग की उपज है, और इन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा, कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा कि प्रधानमंत्री मोदी मंदिर के साथ साथ उसके आसपास के 10 डिस्ट्रिक्ट्स की जिंदगी बदल देंगे। एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, ट्रेन की व्यवस्था की जा रही है। यह सिर्फ इतना ही नहीं है, साथ ही साथ वाटर स्पोर्ट्स से लेकर के सारी चीजें वो चाहते हैं कि ऐसा शहर के रूप में अयोध्या जाना जाए जिसकी गरिमा प्रभु श्री राम के जमाने में जिस तरीके से समृद्ध हुआ करता था अयोध्या, वैसा ही समृद्धि वापस लाने की कोशिश में है प्रधानमंत्री मोदी। जी, अगली खबर में बात बिहार की राजनीति से जुड़ी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार औपचारिक तौर पर अब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। ललन सिंह के बाद उन्होंने विधिवत पार्टी की कमान थाम ली है। इसके साथ ही नीतीश कुमार मिशन 2024 को लेकर भी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। पटना लौटने से पहले नीतीश कुमार ने दिल्ली में उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के नेताओं के साथ अहम बैठक की है। बैठक में 2024 चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। साथ ही खबर ये भी सामने आई कि जातीय जनगणना को लेकर नीतीश कुमार कई राज्यों का दौरा भी करने वाले हैं। क्या बातें बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार। देखिए, कल तो जेडीयू ने घोषणा करी थी कि भाई राहुल गांधी कहते हैं कि विचारों की लड़ाई है, विचारों का संघर्ष है भारतीय जनता पार्टी के साथ, और राष्ट्रीय प्रवक्ता जेडीयू के उन्होंने क्या कहा कि विचारों के संयोजक हैं इंडिया गठबंधन के नीतीश कुमार, ये उनका ही आइडिया है, और विचारों के वो पीएम फेस भी हैं इंडिया गठबंधन के। तो एक तो सिंबॉलिक तरीके से जेडीयू ने बता दिया कि हम प्रधानमंत्री की रेस में हैं, 1। नंबर 2, आज नीतीश कुमार ने स्वयं इसका खुलासा भी कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ये कर्नाटक में 5 वादे जो किए उसको किस तरह से निभाया, उसको बहुत प्रमुखता दे रही है। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि पूरे देश में कास्ट सेंसस करवाएंगे, जाति जनगणना करवाएंगे। हमने तो बिहार में कर दिया, और कांग्रेस पार्टी मेरी इस योजना को, मेरे इस अचीवमेंट को जो हमने बिहार में किया, जो वो देश भर में करना चाहते हैं, उसको प्रमुखता नहीं दे रही है। और
उन्होंने कह दिया कि ये कांग्रेस पार्टी लगता है कि इंडिया गठबंधन को लेकर के ज्यादा सीरियस नहीं है, नहीं तो अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बिल्कुल निकल गया होता, कौन कहां कैसे कितनी सीटों पे लड़ेगा ये फैसला हो गया होता। मतलब ये कि इन्होंने कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथ ले लिया, खुद को पीएम फेस भी बता दिया, गठबंधन का संयोजक भी बता दिया, कांग्रेस के ऊपर हमला भी कर दिया और यह भी ऐलान कर दिया कि वो अलग अलग राज्यों में जाएंगे, रैलियां करेंगे और जातीय जनगणना को लेकर जनता के बीच में अपना मैसेज लेकर के जाएंगे। तो ये तो लग रहा है कि एक दो दिन के अंदर ये इंडिया गठबंधन अगर सीट शेयरिंग के चीजों के ऊपर फाइनल नहीं होता है तो ये गठबंधन सिर्फ नाम का रहेगा, कागजों पर रहेगा। चुनाव में ये लोग सब अलग अलग लड़ेंगे। जी, तो नीतीश कुमार अपनी रणनीति से आगे बढ़ रहे हैं, तो वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया की सारी रणनीति फेल हो रही है। इंडिया अलायंस में सीट बंटवारे को लेकर बवाल बढ़ता ही जा रहा है और बयानबाजी भी तेज होती जा रही है। ममता बनर्जी की पार्टी भी अब खुलकर हमलावर हो गई है। टीएमसी का कहना है कि बंगाल में कोई लेफ्ट नहीं है, लेफ्ट पार्टी के लोगों की टीएमसी के साथ बैठने की औकात तक नहीं है। तो वहीं महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी ने भी 23 सीटों की मांग कर दी है। संजय राउत ने साफ कह दिया कि जिन सीटों पर शिवसेना ने चुनाव लड़ा है उन पर दावेदारी कायम रहेगी। तो वहीं यूपी से लेकर पंजाब और दिल्ली में भी सीट को लेकर पेच फंसा हुआ है। पश्चिम बंगाल से लेकर महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, हर जगह तो तकरार ही तकरार है। कैसे बनेगी बात? देखिए, बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप अलायंस में हैं तो हर पार्टी ये चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा सीटें मिली। ये कोई अनहोनी बात नहीं है, ये हर गठबंधन में होता है। जब ये एनडीए बीजेपी वाले गठबंधन में भी इसकी बात होगी तो उसमें भी चर्चा होगी, ये कोई इशू नहीं है। दिक्कत क्या है कि सड़कों पे लड़ाई हो रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया जा रहा है, मीडिया को बुला करके एक दूसरे को गाली दिया जा रहा है। अब जैसे महाराष्ट्र के अंदर क्या हुआ, संजय निरुपम आ गए, उन्होंने कहा कि ये जो सड़क छाप किस्म का लीडर है संजय राउत, उसको सवेरे सवेरे वो जो आदत पड़ गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, वो नहीं करनी चाहिए। आज तक इसने जीवन में कोई चुनाव नहीं लड़ा, इसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है और वो 138 साल पुरानी पार्टी को रोज आकर के सुझाव दे रहा है। हमें इसकी सुझाव की आवश्यकता नहीं है। तो अगर आप इस तरीके से पब्लिक बैशिंग करेंगे एक दूसरे की, तो फिर गठबंधन क्या है? फिर तो जनता आपको इतना भी सेंस नहीं है कि आपके एक बयान से लाखों वोट इधर से उधर हो जाएंगे। अगर आप इस तरह से लड़ाई लड़ते रहे, कौन इस विपक्ष को वोट करेगा? महाराष्ट्र तो महाराष्ट्र, बंगाल में क्या हो रहा? अधीर रंजन चौधरी आज मैदान में उतर गए, उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी सीरियस नहीं है गठबंधन को लेकर के, इसलिए हम तो बिल्कुल उनको मान के चल रहे हैं कि भाई कोई आएगा तो आएगा, जाएगा तो जाएगा, हम तो अपने हिसाब से चुनाव लड़ेंगे, जिसको आना है वो आए, जिसको जाना है वो जाए। ममता बनर्जी ने क्या कहा? ममता बनर्जी ने कहा कि हाँ, हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम बंगाल में अकेले बीजेपी को हराने के लिए सफिशिएंट है और देश में हम इंडिया गठबंधन को, मतलब कांग्रेस पार्टी को गाइडेंस दिया करेंगे। लीजिए, हो गई बात। न पंजाब से कोई खबर आ रही है, न दिल्ली में कोई समझौता हो रहा है, यूपी उलझा हुआ है, नीतीश कुमार वैसे ही बवाल क्रिएट किए हुए हैं, बंगाल से भी कोई सुगबुगाहट नहीं है, पता नहीं झारखंड में क्या होगा। तो हर जगह तो ये मसला फंसा हुआ है। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि जनवरी के फर्स्ट वीक में सारी समस्याएं सॉल्व कर दी जाएगी। समस्या सॉल्व होगी या ये गठबंधन टूटेगा, ये तो आने वाले दिनों में मालूम चल जाएगा। जी, अब बात करते हैं आज की आखिरी खबर की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बीते 10 दिन से विपश्यना साधना पर थे और आज 10 दिनों के बाद विपश्यना से दिल्ली लौटे हैं। लौटने के बाद केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा, 10 दिन की विपश्यना साधना के बाद आज वापस लौटा। इस साधना से असीम शांति मिलती है, नई ऊर्जा के साथ आज से फिर जनता की सेवा में लगेंगे। 10 दिनों के बाद विपश्यना करके वापस लौट गए हैं। देखिए, ये तो इन्होंने कहा भाई बहुत शांति मिल गई है, भाई अशांति आने वाली है। जब कोई भयंकर तूफान आने वाला होता है, चक्रवात आने वाला होता है,
तो सब माहौल शांत हो जाता है। तो वही शांति है, क्योंकि हमारे पास उनको बताने के लिए दूसरी खबर है। ईडी के सूत्र बता रहे हैं कि 3 तारीख को उनको गिरफ्तार किया जाएगा। अजीब बात है, शांति चाहिए। ईडी पूरी व्यवस्था करके रखी हुई है, तमाम दस्तावेज और बयानों को जो आरोपियों ने दिए हैं उसके अंतर्गत क्या है, 4 ऐसे मीटिंग्स जहां केजरीवाल मौजूद थे उसके सबूत लेकर के ईडी उनसे पूछताछ करेगी। वैसी मीटिंग जहां इस घोटाले को अंजाम दिया गया, इनके लोगों के द्वारा ये जो वसूली का काम चल रहा था उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट होना, उसको पूछताछ की जाएगी। कई सारी ऐसी दस्तावेज हैं जिसके ऊपर साइन किया गया केजरीवाल के प्रेजेंस में, उसके बारे में पूछताछ किया जाएगा। और कुछ अधिकारियों को केजरीवाल ने निर्देश दिए उसके बारे में भी पूछताछ की। ये सारी चीजें ऑलरेडी जांच के दौरान आरोपियों ने कबूल कर रखा है, तो पूछताछ भी होगी। पूछताछ के बाद आमना सामना भी कराया जाएगा। और सबसे बड़ी चीज ईडी ये पूछने वाली है कि सारा पैसा अगर पार्टी के फंड से खर्च हुआ, ये शराब घोटाले का पैसा इलेक्शंस में खर्च हुए हैं, तो आप तो पार्टी के चीफ हैं, आपको तो जानकारी होनी चाहिए। ये जवाब देंगे तो फंसेंगे, जवाब नहीं देंगे तो गिरफ्तार होंगे। बचना बड़ा मुश्किल हो गया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।